नमस्कार, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि एकदम आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए 12th क्लास का जो हिस्ट्री है उसके तीसरे सीरीज़ लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें टॉप ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में एकदम पक्का आने की संभावना होती है, यानी एकदम पूरा टॉप वाला एकदम वीवीआई प्रश्न। तो इन सभी से पहले वीडियो को स्टार्ट करने लेके बता दें आपको कि वीडियो के लास्ट में आपको ये बताना है कि 10 क्वेश्चन जो हम आपको कराएं इसमें से आप कितने प्रश्न को सही कर पाए। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप 7 प्रश्न को सही किए या 8 प्रश्न को, एकदम ईमानदारी से काउंट करके बताना है। तो आप एक पेपर लेकर के बैठ जाइए और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। आपको ये अभी जो भी लगेगा और सही जो जवाब होगा उसमें आप कंपेयर कर लीजिएगा कि हमारा कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो की स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके सामने एकदम बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है कि वी.एस. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। आपको बताना है कि वी.एस. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, अंग्रेजी के या फिर फ्रेंच के, तमिल के या फिर संस्कृत के। बिल्कुल सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट का यहाँ पे डी ऑप्शन, संस्कृत के। आपको बताए थे ये एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने 1919 में भारत में एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पे काम किए कि जिसमें महाभारत के सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा कर करके और वहाँ समालोचनात्मक संस्करण के लिए ये फाइनली और भी सदस्य थे, लेकिन इनमें प्रमुख सदस्य भी एक सुक्थांकर थे। संस्कृत विद्वान थे और इनको महाभारत का संकलन करने में लगभग 47 साल जो है वो लग गए और 13,000 पन्नों में महाभारत का जो है वो संस्करण कर करके तैयार की। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, यानी फर्स्ट के यहाँ पे वी.एस. सुक्थांकर की बात हो जाएगी तो ये संस्कृत के विद्वान है। पहला का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकदम आप लगाते चलेंगे कि आप क्या सोचे थे और क्या सही है या गलत है। स्कोरिंग भी आप देखते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था। अंग्रेजों के काल में पहला जो हिल स्टेशन बना उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन 1 है शिमला, दूसरा है दार्जिलिंग, तीसरा नैनीताल और चौथा है आपका मनाली। फटाफट से सोचेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी भाग 2 हिस्ट्री का भाग 3 आप पढ़िएगा तो उसमें ये पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन जो बना वो आपका याद रखेंगे शिमला हो जाएगा, यानी सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक शिमला है, एक धर्मशाला है। जाड़ा वाला राजधानी धर्मशाला और गर्मी के टाइम में शिमला। गर्मी में शिमला का तापमान बहुत अच्छा रहता है। अंग्रेज जब वहाँ जाते थे तो उनको ऐसा एहसास होता था कि मानो हम यूरोपीय वातावरण में ही हैं, इसलिए वो ग्रीष्म टाइम पे वो एक अपना फाइनली ये बना लिए कि गर्मी के टाइम में हम अपना एक तरह से राजधानी टाइप का डेवलप करें, मतलब हम लोग यहीं रह करके सारा काम धाम देखेंगे। यानी पहला हिल स्टेशन जो है वो अंग्रेज अपने समय काल में विकसित करते हैं शिमला को, ध्यान रखेंगे सेकेंड का ए ऑप्शन। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो गोरखा युद्ध वगैरह सब चीज की चर्चा करेंगे, कैसे जीत पाए थे ये शिमला को। चलिए आगे हम अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न है सर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सबको बता दें, ये कंपटीशन में भी बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं कि पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग जो है वो किस यूरोपीय कंपनी का सबसे पहले गोडाउन हुआ करता था। याद रखेंगे जो अभी पटना कॉलेज पटना जो है वो पहले एक यूरोपीय कंपनी का गोदाम होता था। बताइए कौन से कंपनी का गोदाम था, अंग्रेजों का या पुर्तगालियों का, फ्रेंच का या फिर डच का। तो बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर ले वो हो जाएगा आपका डच का, कि डच कंपनियों का पहले पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है वो पहले गोडाउन होता था। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे भाग 3 तो बताएंगे कि पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है उसका कौन कोना, उत्तरी वाला भाग, कौन वाला भाग, ये सारा कुछ एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे तीसरा के डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ अभी जो बच्चे जुड़ के पढ़ रहे हैं ना भी बनेगा तो घबराना नहीं कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं तो अभी आपको पढ़ाए नहीं है, प्रश्न नहीं बनते तो कोई घबराने वाली बातें नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी काफ़ी अच्छा खासा प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए एकदम चारों तरफ से, चाहे एंशिएंट है, चाहे मिडाइवल है, चाहे मॉडर्न, तीनों बुक्स से हम क्वेश्चन मिला करके जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है वो हम आपको करा रहे हैं। और ऐसे अभ्यास आप करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम तक आ जाएगा, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए।
चौथा प्रश्न है, ये तो 10th लेवल का है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन है 1928, दूसरा है 1924, तीसरा है 1935, चौथा है 1932। फटाफट से सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, एकदम आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं करना है। क्या आप सोच लिए होंगे तो लिख लीजिए कि ये सोचे, ये बी सोचे, ये सी। आप ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात कर लेंगे तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर बात कर ले 1932 जा रहा होगा तो ये नहीं होगा। 1932 की बात कर लेंगे तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। अगर हम गांधी और इरविन के बीच समझौता की बात कर लेंगे तो इरविन जो है ना वो गांधी जी से एक वार्तालाप करना चाहता है भाई, चूंकि इरविन पे प्रेशर है कि गांधी जी को भारत से कहाँ भेजा जाए, तो ब्रिटेन। इस समय ब्रिटेन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होने वाला था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये सम्मेलन होने वाला था भाई। और गांधी जी पहले जो सम्मेलन था ब्रिटेन में, लंदन में, तो उस पहले गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं गए थे। तो इस बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का भाई वहाँ पे भागीदारी होना चाहिए, चूंकि गांधी जी लोगों के दिल में राम की तरह बसते हैं और लोग का कहना भी था कि जहाँ राम ही नहीं वहाँ रामलीला कैसा। तो इसमें इरविन की तरफ से प्रेशर है और इरविन गांधी जी की बातों को मानने के लिए तैयार है। गांधी और इरविन के बीच में जो ये बात आता है वो याद रखेंगे, मार्च 1931 में होता है, शायद 5 मार्च के आसपास का डेट है ये 1931 में। और ये गांधी जी इरविन जो है वो गांधी जी की बातें मान लेते हैं और फाइनली गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके लिए गांधी जी को भेजा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 5 मार्च 1931 ईस्वी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन 31 नहीं है, इसलिए कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन अपना होशवास पूरा का पूरा आपको रखना है, वहाँ एग्जाम में आपको सही ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, बाकी आप जानते हैं या पढ़ेंगे ही कि हिंसात्मक बातें कौन कौन बात गांधी जी जो है वो मनवाए इरविन से, और इरविन किन किन बातों को माना, किन किन बातों को नहीं माना, सारा कुछ पढ़ेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीरबल का असली नाम क्या था। 5वां प्रश्न है, बीरबल के बारे में तो कौन न जाने भाई, छोटे छोटे बचपना से हम लोग पढ़ते रहते हैं अकबर और बीरबल की कहानियां, लेकिन इस बार आपको बताना है कि बीरबल का असली नाम क्या है। महेश ठाकुर है या दिनेश ठाकुर है, दारा है या महेश दास है, आपको फटाफट से बताना है कि बीरबल अकबर सुने ही होंगे आप लोग, तेनाली राम के बारे में सुने होंगे, बीरबल के बारे में सुने होंगे। बताना है बीरबल का असली नाम क्या है। सही जवाब की बात कर लेंगे तो महेश दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, असली नाम क्या है, तो महेश दास है। ठीक है, 5 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कोर एकदम लिखना ना भूले, 4 नंबर आए चाहे 3 नंबर आए, लजाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी एंशिएंट हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएं फ्री क्लास के रूप में, और इसमें एंशिएंट से आज प्रश्न जो है बहुत कम लिए, इसीलिए अब प्रश्न आएगा एंशिएंट के तो आराम से बन जाएगा। कहते हैं कि किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये मिडाइवल सेकंड बुक का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से ऐसे शासक है जिसको लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। देखो सारी चीज आराम से देख लेंगे, यही हिस्ट्री आपको काम देगा। कंपटीशन के कोई एग्जाम में बैठिए जहां से हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, आप शिक्षक बहाली का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, उसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो सबके सब वो 12 से ही पूछे जाएंगे, कहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे जब हम एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों 12th में पढ़ लेते हैं तो उससे बात की क्या चीज रह गई, कुछ नहीं रह गई। ठीक है, तो इसको आराम से आप पढ़ेंगे। चलिए, लाख बख्श की उपाधि की अगर हम बात कर लेंगे तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहते हैं और इनको पाल बख्श भी कहते हैं, दो उपाधियां बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाल बख्श की बात कर लेंगे तो ये इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, पाल बख्श याद रखेंगे। और लाख बख्श, पाल बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, तो लाखों के दान देने वाले के कारण इनको लाख बख्श कहते हैं। फिर इसमें और आगे पढ़ाएंगे, डीप तक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि लाखों को दान देने वाला और लाखों का दान देने वाला। ठीक है, दोनों में डिफरेंट होता है, तो जब हम गहराई से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सभी बातों को चर्चा करेंगे। लेकिन अभी याद रखेंगे लाख बख्श, पाल बख्श दोनों किस उपाधि किसको दिया गया है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 7 प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो विभाजन से लिया गया प्रश्न है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, विभाजन का सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष कहाँ चला था।
ये जो बंटवारा हुआ था ना भारत पाकिस्तान के बीच, इससे खून खराबा हुआ था। और ये खून खराबा सबसे ज़्यादा खूनी संघर्ष कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन 1 की बात कर ले, दिल्ली, दूसरा कश्मीर, तीसरा पंजाब और चौथा आगरा। बिल्कुल आराम से सोच समझ के एकदम आपको बताना है कि ये हमारा इंडिया है सर, और ये इंडिया इधर पाकिस्तान बना, ठीक है। तो इस समय जब विभाजन हुआ था सबसे ज़्यादा कहाँ खूनी संघर्ष देखा गया? कश्मीर वाले इलाका में देखा गया, या फिर दिल्ली वाले प्रांत में देखा गया, पंजाब साइड में या आगरा? सबसे ज़्यादा याद रखेंगे पंजाब साइड में देखा गया। यहीं का इधर कुछ लोग इधर से इधर ज़्यादा हुए थे, तो ये याद रखेंगे पंजाब साइड में सबसे ज़्यादा जो है वो खूनी संघर्ष चला। 7 का सी ऑप्शन सही है। चलिए ध्यान सुनिए। अगले अगर बात कर लेंगे 8 नंबर प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि पाक गए उर्दू भाषी अप्रवासी लोग कहाँ बसे थे? याद रखेंगे, पाक का मतलब पाकिस्तान गए। जो उर्दू भाषी के जो अप्रवासी लोग थे वो पाकिस्तान में कहाँ बसे थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है लाहौर में बसे थे, दूसरा है आपका कि कराची में बसे थे, तीसरा आपका है सर कि आपका आगरा में बसे, या फिर चौथा है कि मुल्तान में बसे। बिल्कुल सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो जो पाकिस्तान में गए अप्रवासी उर्दू वाले, तो वो कराची में बसे थे। याद रखेंगे पाकिस्तान के कौन से जगह पे? कराची में। तो 8 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो राइट है, याद रहेगा आपको। चलिए 9वें नंबर प्रश्न, बस अब ये एंशिएंट का प्रश्न है, हमें लगता है कि छूटेगा नहीं। जहाँ एंशिएंट आप देखेंगे दबोच के मारिएगा आप। चलिए ध्यान सुनेंगे, क्योंकि आप पढ़ लिए हैं अच्छे से अगर पूरी सुने होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे को, तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला आपसे। महाभारत के लगभग कितने वर्ष में रचना हुई थी? वे थे, बताओ कितने वर्षों में महाभारत की रचना की गई है? 1000 वर्ष, 50 वर्ष, या फिर 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 1000 वर्ष, या फिर 500 वर्ष? तो बिल्कुल सही है। बताए थे कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व तक जो है महाभारत की रचना चली, यानी लगभग 1000 वर्षों तक जो है वो महाभारत की रचना हुई। 9वां के सी ऑप्शन। उम्मीद है कि सब लोग ठीक कर पाए होंगे। 1000 वर्ष जो पढ़े होंगे, देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे। तो 9वां के यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है सी, ठीक है। चलिए लास्ट है, आप अपना स्कोर आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएंगे, ताकि हम भी थोड़ा सा प्रेरित होंगे कि हाँ भाई आप वीडियो पूरा देखते हैं और आपका स्कोर क्या चल रहा है, कितना तैयारी आपका है, कुछ प्रश्न ठीक कर पाते हैं कि नहीं। एंशिएंट से बहुत कम प्रश्न है, यानी अगर ये हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, जो बढ़िया से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका 4 से अगर 5 भी ठीक हो जा रहा है, तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। सर बात ना। चलिए अब बाकी जो ऐसे ही कंपटीशन वाले हैं, या फिर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी टाइप के चैनल लगा है तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका कम से कम तो 7 से 8 सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 10th लेवल का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनेंगे। गीता में उपदेश दिया गया है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? ऑप्शन 1 है कर्म करो, दूसरा भविष्य की चिंता मत करो, तीसरा कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, हमारे में हाथ नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है, कर्मफल हमारे में हाथ नहीं होगा, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। चौथा उपयुक्त में से सभी। तो आप सब जानते होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे ये सारी बातें कि कर्म करो, भविष्य की चिंता ना करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, यानी उपयुक्त में से सभी गीता का ये क्या है? तो उपदेश दिया गया है। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो लेक्चर्स में। आपके लिए ज्योग्राफी का भी लेकर आएंगे और पॉलिटिकल का भी सब लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं छोटा सा, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक जो है वो आपको भेज देना होगा, ठीक है। चलिए, और कितना स्कोर आया ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।